नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ मेरा वेट किया। हाल फिलहाल में मैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन शिफ्ट हुआ हूं, यानी स्टेट चेंज हुआ है, तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा ये लेक्चर आने में डिले हुआ। ओके, सो फिर शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों की क्लास बंद की थी, उस टाइम पर मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था, ये वाला, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, इस नेटवर्क को आप रिप्लेस कर दीजिए रजिस्टर्स के थ्रू। यहाँ पर रजिस्टर्स लगा दीजिए जहाँ पे रजिस्टर्स है, और फिर उसके बाद मुझे आंसर बता दीजिए आंसर क्या आएगा, है ना। तो कुछ लोगों ने, 3-4 लोगों ने इसको ट्राई किया। जिन 3-4 लोगों ने ट्राई किया वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट कोशिश की। जिन्होंने नहीं की, भाई लोगों को करना चाहिए था, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ एक बार देख लें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह के नेटवर्क गिवन है, ठीक है। ये इस तरह का नेटवर्क गिवन है, ये इस तरह का नेटवर्क गिवन है, और ये जो है आपका चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, इस तरह का, ठीक है ना। तो इस नेटवर्क को अगर यहाँ से देखोगे तो सपोज करो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट है, दिस इज आर है, दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेटवर्क को यहाँ से काट देता हूँ। चूँकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये भी कितना होगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये नेटवर्क अब कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये आर है, यहाँ पर जो है ये माफ़ करना, ये आर आगे लगा हुआ है, माफ़ करना, स्टार्टिंग में लगा हुआ है ये, है ना। इसमें आर प्लस हो जाता है अगर इस तरह का केस होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर सीधा है, ये वाला सीधा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इस तरह का केस हो जाता है। ये आर, दिस इज आर एंड दिस इज गोइंग टू बी आर इक्वलेंट। और यहाँ से जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, दिस इज आर इक्वलेंट। इसे मैं आर इक्वलेंट क्यों कंसीडर कर रहा हूँ इस नेटवर्क को यहाँ से काटने के बाद, क्योंकि इससे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो अगर मैं ये चीज़ हटा भी दूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट ही आपको दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो आपका आर इक्वलेंट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी, ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है और इसके साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये आर के साथ पैरेलल में है यहाँ पर आर प्लस आर इक्वलेंट, ठीक है। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। आर इक्वलेंट दैट इज़ गोइंग टू बी आर इंटू आर प्लस आर इक्वलेंट, है ना। दो रजिस्टर्स जो पैरेलल में लगे होते हैं, मैं ये एक रजिस्टर माने लेता हूँ, ये एक रजिस्टर माने लेता हूँ। जब ये दो रजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई प्लस डिवाइडेड बाई इनका समेशन आर प्लस आर इक्वलेंट, ओके। इस तरह होता है। तो आर इक्वलेंट दैट इज़ गोइंग टू बी आर स्क्वायर प्लस आर इक्वलेंट, ओके, डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर इक्वलेंट, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मैं इसको नीचे की तरफ ले आ रहा हूँ, ठीक है ना। आर इक्वलेंट 2r इक्वलेंट प्लस आर इक्वलेंट का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर प्लस आर इक्वलेंट, ठीक है। अब जब इसको जो है सॉल्व करोगे तो आपका ये आर इक्वलेंट का स्क्वायर, ये जो है एक जब ये इस तरफ से इस तरफ आएगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो दिस इज आर इक्वलेंट बचेगा माइनस आर स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 0। दिस इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो अब मैं इसको इस तरफ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना होगा आपको, श्रीधराचार्य मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आर इक्वलेंट दिस इज गोइंग टू बी माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, दिस इज आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 खाली, क्योंकि इसके कोफिशिएंट 1 है। सो दिस इज गोइंग टू बी, है ना, माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट 5r/2, ओके। अब इसमें माइनस माइनस नहीं हो सकता है। रीज़न क्या है माइनस माइनस ना होने का, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर माइनस आर माइनस अंडर रूट 5r आएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, ये जो है लगभग नेगेटिव वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो इसकी पॉसिबल वैल्यू है वो सिर्फ क्या बचेगी, अंडर रूट 5r, क्योंकि ये वाली प्लस में माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, है ना, यानी अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2r, है ना। कुछ लोगों ने ये आंसर निकाला था, है ना। कुछ लोगों ने अंडर रूट 5 को पीछे भी रखा हो सकता है ना, -1 प्लस अंडर रूट 5/2, तो भी सही किया है उन लोगों ने। तो ये इसका आंसर था। तो जिन लोगों ने किया बधाई के पात्र हैं, अच्छे से किया, वेल एंड गुड, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज हम कहानी शुरू करते हैं नेटवर्क थ्योरम्स की, ओके। तो दोस्तों नेटवर्क थ्योरम्स को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को ना 4 लेक्चर्स करने के लिए बोला था। मैंने आपको बोला था ये 4 लेक्चर्स जरूर कर लीजिएगा, स्वाति मैडम ने ऑलरेडी कराए हुए थे, है ना। पहले मैंने उन्हीं को चार्ज दिया था बेसिक इलेक्ट्रिकल का, पर सभी की जॉब इंपॉर्टेंट है ना। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दिए। आई वुड लाइक टू स्पेशल थैंक्स टू हर, ओके। सो
आपने अगर ये लेक्चर्स किए होंगे तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। 4 चैप्टर्स थे जिसमें सुपरपोजिशन और थेवेनिन्स थ्योरम उन्होंने कराई थी, है ना। जो लोग डायरेक्ट वाले मेंबर्स हैं, ये तो वो था जो यूट्यूब मेंबर्स हैं, उनको वहाँ पे मिल गया होगा प्लेलिस्ट में, और जो डायरेक्ट वाले हैं उनकी मैंने 4 ये लेक्चर्स ऐड कर दिए थे, है ना। चलो अब बारी है वापस से मैं आपको बेसिक चीज़ों को बता दूँ, ठीक है ना। और दोस्तों इसके जो नोट्स हैं मैं आपको दे दूँगा यहाँ पर, है ना। ये नेटवर्क थ्योरम जो है, माफ़ करना, नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में डेफिनेशन दी है कि अगर कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे सोर्सेस लगे हुए हैं, बहुत सारे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर वगैरह प्रेजेंट है, तो और एक पर्टिकुलर ब्रांच में निकालना होता है ना। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है। सपोज करो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है, मैडम ने कराया है, ये एक आपका वोल्टेज सोर्स लगा है, एक करंट सोर्स लगा है, मुझे इस वाली ब्रांच के अंदर करंट निकालना है, तो मल्टीपल सोर्स लगे हुए हैं, तो हम मल्टीपल सोर्स में एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर निकाल सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके, है ना। तो मतलब थ्योरम्स का यूज़ करके, तो उस केसेस में काम आता है। तो अलग अलग थ्योरम्स हैं, एक सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम, इसके बाद जो है रेसिप्रोकल थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो हम लोग करेंगे, 8-10 थ्योरम्स हम लोग करेंगे। बहरहाल आज मैं सुपरपोजिशन थ्योरम्स के बारे में आपको रिव्यू कराऊंगा, है ना। मैं की पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा। सुपरपोजिशन थ्योरम की लेक्चर्स के नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, ऑलराइट। आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स और ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। प्लीज़ ये 4 लेक्चर्स जो आप लोगों को बोले गए हैं ना, है ना दोस्त, ये 4 लेक्चर्स जरूर देखिएगा। मैडम ने बहुत अच्छे से कराए, बहुत ही साउंड नॉलेज है नेटवर्क की, है ना। और कई बार हो सकता है कि उनकी एक्सप्लेनेशन क्वालिटी उस लेवल की ना हो जो एक्सपर्ट है, लेकिन नॉलेज ना बहुत सारे लोगों की बहुत साउंड होती है, इवन मुझसे भी बेटर बहुत सारे लोगों की नॉलेज होती है। तो खैर अब हम लोग शुरू करेंगे। मैं आपको सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको की पॉइंट्स यहाँ पे थ्योरम्स के बताऊंगा, नेटवर्क थ्योरम के। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको थ्योरम्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। थ्योरम्स बेसिकली थ्योरम्स क्या करती हैं दोस्तों, अगर हमें नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में जानना है तो थ्योरम्स आपको लोगों को बताती हैं कि अगर आपके नेटवर्क में, है ना, 2 या 2 और मोर नंबर ऑफ नोड एंड मैश है। नोड का मतलब जहाँ पे 2 पॉइंट्स टच होते हैं, मतलब जो पॉइंट्स जैसे मान लो सपोज दिस वन, है ना। तो ये क्या है, नोड, दिस इज कॉल्ड नोड, है ना। और ये दिस इज नोड एंड दिस इज कॉल्ड मैश, ठीक है ना। तो जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा नोड या मैशेस होती हैं, नोड एंड मैश, ठीक है ना, और एक रेस्पॉन्स निकालना हो, रेस्पॉन्स इन ए पर्टिकुलर ब्रांच कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना। तो ये क्या ये थ्योरम्स क्या है, कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जो लोगों ने ऑलरेडी ढूंढे हुए हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नोड और मैशेस हैं तो आप रेस्पॉन्स एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर ढूंढ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद चलो अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर की पॉइंट्स में। मैं शुरुआत करता हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम से, ठीक है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। मैं सिर्फ की कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो जो लोग मैकेनिकल वाले दोस्त हैं, जो कुछ लोग मैकेनिकल वाले भी देख रहे हैं, तो उनसे मैं बोलूँगा ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, बस जितना समझ, क्योंकि ये यूजुअली आपके काम आने वाली भी नहीं है चीज़ अगर आपको डिटेल में भी जाओगे, है ना। तो बस की पॉइंट्स आप ध्यान रखना। ये सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो करंट, है ना, करंट और वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आप पावर यूज़ करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है ना। सिर्फ करंट और वोल्टेज यूज़ करने के लिए नहीं यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो और ये क्या बोलती है, ये जो अप्लाई होती है सुपरपोजिशन थ्योरम, तो ये क्या होती है, इन एनी लीनियर, है ना, याद है ना लीनियर, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, जो इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन जब ओरिजिन से पास होकर जा रही हो, y=mx को फॉलो करते हैं। याद रखना ये सी नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी सी। लीनियर एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है ना। बाई डायरेक्शनल सर्किट, बाई डायरेक्शनल का मतलब अपोजिट, अगर इस तरफ भी इस तरह का कर्व है तो इस डायरेक्शन में भी इसी तरह का अपोजिट कोऑर्डिनेट में सेम कर्व होना चाहिए। हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, हैविंग मोर देन वन
independent source, one independent, more independent source. ओके, यहाँ पर जो है ये होता है कि मतलब जो सुपरपोजिशन थ्योरम जो अप्लाई करने की कंडीशन है, ठीक है ना। जब आपके पास एक लीनियर बाइलेटरल सर्किट है जहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स आपके पास अवेलेबल है, तब उस टाइम पे क्या करेंगे दोस्त, इसके जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स क्या कहता है, एक रेस्पॉन्स मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांच का जो रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स इन ए पर्टिकुलर ब्रांच है ना, वो जो होता है वो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक मतलब सिंपल समेशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ रेस्पॉन्स, सम ऑफ रेस्पॉन्स इन दैट branch caused by individual source, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है इस प्रोसेस के अंदर, मतलब अब सपोज करो जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैडम कहे कि अगर आपको निकालना है इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर निकालना है ना, तो आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर एक टाइम पे एक सोर्स को एक्टिवेट करना होगा, दूसरे को डीएक्टिवेट करना होगा, दूसरे सोर्स को, है ना, और फिर इस ब्रांच की वजह से आपको इसको रिप्लेस करना है, मतलब देखना है कि कितना करंट जा रहा है। लेकिन ये प्रोसीजर डायरेक्ट फॉलो नहीं होता है। जब हम एक ब्रांच को उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं तो हमें उसको जो क्या करना होता है, ये जो सोर्सेस हैं जिनको आप हटा रहे हो, है ना, उनको हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, सोर्स। तो ये एक की पॉइंट्स था दोस्त। यहाँ पर इसको ना एक काम करते हैं हम लोग, इसको एक डब्बे के अंदर बंद कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक डब्बे के अंदर हम इसको बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इसके अंदर है कि जो बचे हुए सोर्स हैं, है ना, रेस्ट सोर्स मतलब एक टाइम पे एक को हम एक्टिव कर रहे हैं, बाकियों को डीएक्टिव कर रहे हैं। जो बचे हुए सोर्स जिनको हैं हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, रिप्लेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या मतलब होता है दोस्त, जो आपका करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान के चलते हैं आइडियल कंडीशन में, अगर गिवन नहीं है तो आपको आइडियली मानना पड़ेगा, है ना, करंट सोर्स। तो कितना मान के चलोगे आप दोस्त, इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना। क्यों, क्योंकि जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो इस काइंड ऑफ ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। और वोल्टेज सोर्स को किससे करने ना, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देना शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट क्यों, क्योंकि जो इसका इंटरनल जो वो होता है वो कितना होता है, वो जीरो होता है रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस होने का मतलब है शॉर्ट सर्किट, उसे रिप्लेस कर देना। गॉट इट। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका यहाँ पर निकाला था, आप जो यहाँ पे कर रहे थे, इसको अगर रिप्लेस करोगे तो आपको इंटरनल से रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पर जो है इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, 1 ओम था, तो मैंने क्या करा, इसको 12 ओम को हटा दिया और यहाँ पे 1 ओम रख दिया इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हटा के, है ना। अगर नहीं दिया है तो आइडियल केस में दोस्त यही है जो मैंने बताया है, दिया है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना, लेकिन अगर नहीं है तो उसको ओपन सर्किट कर देना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना। गॉट इट दोस्तों, ये होता है प्रोसेस, है ना। अब उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर यहाँ पे आते हैं, अगर जो नेटवर्क है, इफ नेटवर्क हैविंग लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स, हैविंग लीनियर बाई डायरेक्शनल, माफ कीजिएगा, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स, ठीक है। अगर कोई सी भी एलिमेंट के अंदर जो है लीनियर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स हैं नेटवर्क के अंदर, और जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन का मतलब होता है कि जो आप अप्लाई कर रहे हो, एक्साइटेशन, है ना, मतलब जहाँ भी वोल्टेज हैं, जैसे अभी मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज द एक्साइटेशन, ठीक है ना। तो इसको अगर रिप्लेस कर रहे हो आप, है ना, अगर मैं इसको बोलूँ कि मैंने 6 वोल्ट की जगह ना ये मैंने थ्री टाइम्स कर दिया, के टाइम्स कर दिया इसको, तो क्या होगा, उसका असर क्या बनेगा, एक्साइटेशन
को मैं कर देता हूँ k टाइम्स, है ना, एक्साइटेशन इंटू k टाइम्स, तो जो आपका क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू द k टाइम्स इन द रेस्पॉन्स, k टाइम्स इन द रेस्पॉन्स, ओके, रेस्पॉन्स, ठीक है। क्या मतलब, ये सपोज करो इस वाली ब्रांच में 6 वोल्ट की वजह से सपोज करो ये निकल के आया, हमने फाइनली कैलकुलेट करा कितना निकल के आया, ये करंट निकल के आ रहा है 1.2 एम्पियर, ठीक है ना, 1.2 एम्पियर यहाँ पे निकल के आया फाइनल आपका जो करंट निकल के आया। तो मैं ये कहता हूँ अगर मैं इसको जो है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ सोर्स को, मतलब 3 टाइम्स कर देता हूँ, जो रिस्पॉन्स भी होगा ना वो भी उसका k टाइम्स हो जाएगा उसमें। अगर मैं यहाँ पर एक्साइटेशन को k टाइम्स कर देता हूँ तो रेस्पॉन्स भी आपका k टाइम्स हो जाएगा, है ना। और ये कोई नई बात नहीं बताइए, ये बेसिकली होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है कि अगर आप एक सोर्स को जो है एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका रेस्पॉन्स भी k टाइम होता है। दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इस प्रिंसिपल के बारे में, है ना, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो है ये जब भी लगेगा जब एक इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिवेटेड हो, ओनली व्हेन वन इंडिपेंडेंट ठीक है, सोर्स इज एक्टिवेटेड, सोर्स इज एक्टिवेटेड, एक इंडिपेंडेंट सोर्स आपका एक्टिवेट रहता है, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको ये पता होगा ये बेसिकली ना डीसी के लिए है, लेकिन अगर आपके पास एसी पावर आती है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्त, एसी की जो पावर निकाली जाती है वो हमेशा IRMS² लिखी जाती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो बात अच्छी तरह जानते होंगे, जो पावर कैलकुलेट करते हैं एसी की वो हम निकालते हैं IRMS वाली में, है ना, IRMS वैल्यू को, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों यानी एसी पावर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, अगर पावर 2 सोर्स हैं, मान लो 2 सोर्स हैं, है ना, अगर उनकी अनइक्वल फ्रीक्वेंसी है, अनइक्वल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, यहाँ पे एसी सोर्स की बात चल रही है, एसी सोर्स के अंदर ही फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में नहीं होती है। तो जो आपकी टोटल पावर होती है दोस्त क्या होती है, पहले सोर्स की पावर प्लस दूसरे सोर्स की जो पावर है ना, उन दोनों से जो पावर डिलीवर हो रही है वो निकल के आ जाती है टोटल पावर, ठीक है। अगर आपके पास 2 सोर्स हैं, ठीक है ना, 2 सोर्स हैं और उसमें क्या है, इनमें इक्वल फ्रीक्वेंसी आ रही है निकल के, मान लो sin ωt है, दूसरे का भी sin ωt है, दोनों की फ्रीक्वेंसी से है ना, बट उनके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट, है ना, उनके बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, फेज डिस्प्लेसमेंट मान लो एक sin ωt है तो दूसरा एक cos ωt, तो दोनों के बीच में कितना हो गया, साइन और कॉस के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो फेज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो जो आपकी टोटल पावर होगी इट शुड बी P1 प्लस P2 के बराबर होगी, जो पहले सोर्स से पावर डिलीवर कर रही है वो दूसरे सोर्स से डिलीवर हो रही है, ठीक है ना। अगर 2 सोर्स हैं आपके पास, है ना, 2 सोर्स हैं, ठीक है, और उसमें इक्वल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, बट उनके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, मतलब उनके बीच में जो है एंगल है, सपोज करो एक है sin ωt, दूसरा है sin ωt प्लस 50 या 30 डिग्री, है ना, और फेज डिस्प्लेसमेंट लेस देन 90 डिग्री है ना, ध्यान रखना ये लेस देन का सिंबल है, लेस देन का, ठीक है ना, 90 डिग्री है। तो जो पावर है ये कभी भी इन दोनों के बराबर नहीं होगी P1 प्लस P2 के, है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था, ध्यान देना, मैंने जब पावर ये शुरू की थी थ्योरम, मैंने बोला था ये आप करंट के लिए फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, वोल्टेज फाइंड आउट, लेकिन इसे पावर नहीं कर सकते, क्योंकि पावर क्या है, ये नॉन लीनियर फंक्शन होता है, मतलब ये नॉन लीनियर फंक्शन क्वांटिटी है, आपको ही पता होगी, है ना। या मैं सीधी बात कहूँ, अगर जो करंट है ना, इसको जो आपका जो करंट होगा वो सिंपली प्लस माइनस पहले सोर्स की वजह से कितना करंट जा रहा है, दूसरे सोर्स की वजह से कितना करंट जा रहा है, प्लस माइनस इसलिए कि डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो। वोल्टेज के लिए प्लस माइनस वोल्टेज है, पहली सोर्स की वजह से कितना है, दूसरे सोर्स की वजह से कितना है, ठीक है ना। लेकिन जो पावर है दोस्त आपका, ठीक है ना, वो जो है प्लस माइनस पहले सोर्स की वजह से प्लस माइनस दूसरे सोर्स की वजह से, है ना, ये नहीं लगा, इस पर आप जो है सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते हो, यहाँ पर आप सुपरपोजिशन गलती से भी नहीं लगा सकते, सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते,
थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये एज पावर इज नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ, नॉन लीनियर फंक्शन है, फंक्शन है ना, नॉन लीनियर फंक्शन और क्वांटिटी बोल दो, क्वांटिटी, ठीक है ना। सिंपली अगर आपको पता हो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आ जाता है ना, और आई स्क्वायर आर हो जाता है, तो ये नॉन लीनियर क्वांटिटी बन जाती है ना। तो याद रखना जब भी आप बात करते हैं व्हेन, ठीक है ना, सोर्स हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हेन सोर्स हैव इक्वल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सोर्स कितना है, इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं अप्लाई करनी है, नो सुपरपोजिशन थ्योरम, या सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। की पॉइंट है ये, सुपर पोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। दोस्त मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ क्लियर करा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे केस में दोस्त क्या होता है, फिर बोलोगे सर फिर उस केस में कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली उस केस के अंदर जो है जो पावर होती है वो क्या होती है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P2 डायरेक्शन का होल स्क्वायर, ये होती है उस केस में, है ना। तो अब एक चीज़ और कि कई बार आपको नेटवर्क ऐसे मिल सकते हैं जिनके अंदर जो है आपके पास जो है डिपेंडेंट सोर्स हो। सपोज करो यहाँ पे कुछ एक डिपेंडेंट सोर्स मैंने लगा दिया, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं करता हूँ, डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया। डिपेंडेंट सोर्स मतलब जिसमें जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनके अंदर जो करंट हो या वोल्टेज हो वो डिपेंड करते हैं जो किसी पर्टिकुलर ब्रांच के करंट या वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स है ना, तो ना तो आप उन्हें शॉर्ट सर्किट करोगे ना ओपन सर्किट करोगे, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ही यहाँ पे उनके इंटरनल जो है रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। आप गलती से भी डिपेंडेंट वालों को मत कर देना, है ना। वाइल अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स इज replaced by neither open circuit है ना, nor short circuit, है ना, nor short circuit, it remains as it is and it remains as it is, okay। तो दोस्त मैं क्या करता हूँ, अभी आज के लेक्चर को मैं इसी को शॉर्ट कर देता हूँ, तो धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे अब, है ना। अगले लेक्चर में मैं दोस्तों आप लोगों को दो थ्योरम कराऊंगा, एक हम लोग करेंगे वहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम, दूसरा नॉर्टन थ्योरम, है ना। फिर उसके बाद में अगले लेक्चर में 3-3, 4-4 थ्योरम करके अगले 3-4 लेक्चर्स में इस पूरे उसको नेटवर्क थ्योरम्स को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और फिर जो है जब सारे कंसेप्ट हम पढ़ लेंगे फिर मैं आप लोगों को दोस्त आपको वो सिखाऊंगा, है ना। इसको कंप्लीट करने के बाद सारी थ्योरम्स को कंप्लीट कराने के बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को करा दूंगा, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्क एनर्जी पावर देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।